आप सभी का बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। आज हम जो कि गोंदिया भंडारा लोकसभा चुनाव को लेकर कई सारी खबरें दिखा रहे हैं आपको। संविधान बदल जाएगा, देश में महंगाई बहुत हो गई है, देश बेच दिया है पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, इन्होंने ऐसी काफी सारी जो है विपक्षी दल से निशाना ताना जाता है और जो कि भाजपा अगेंस्ट में जवाब देती रहती है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, धीरे धीरे देश डेवलपमेंट में जा रहा है, ये सारी बातें आती है। तो इसी को लेकर खास मुलाकात हमारे साथ जो कि बांधकाम सभापति संजय टेमरे और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनसे आज हम रूबरू कराना चाहते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले हम जो कि संजय टेमरे इनका चैनल में स्वागत करना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। तो क्या बताना चाहोगे संजय बाबू, देश में बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार जो कि 2014 में एक नारा गूंज उठा था और उस नारे का जो कि आज जो है विपक्षी दल निशाना तानते हुए कहीं न कहीं आज भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते रहता है। विपक्षी का काम है टारगेट करना, परंतु तुम खुद ही बताओ कि महंगाई कहाँ बढ़ी है। अगर महंगाई दिखती है तो इनकम भी तो बढ़ी है पर व्यक्ति की। एक समय था, अगर तुम 10 साल पहले जाते तो एक घर में बड़े मुश्किल से एक फोन था और गाड़ी थी नहीं, परंतु आज अगर जितने मेंबर है उतने फोन है, जितने मेंबर है उतनी गाड़ियाँ हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका इनकम सोर्स भी तो बढ़ा है, तो कोई विषय नहीं महंगाई का, और दिखता भी नहीं कहीं देश में महंगाई का। अब वो विरोधी लोग कांग्रेस के लोग चिल्लाते हैं, तो कोई इशू नहीं। क्या लग रहा है आपको कि संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा अगर 400 पार होता है तो? और भाजपा की ओर से अब की बार 400 पार ये नारा भी उठ रहा है। संविधान बदलने का कोई विषय नहीं है। भारत के आज़ाद होने को 75 वर्ष हो गए, हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं और भारत के संविधान की ताकत ही है कि एक चाय बेचने वाला व्यक्तित्व देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और भारत के संविधान की शक्ति है कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद पर विभूषित है। अगर उस संविधान में शक्ति नहीं होती तो कोई विषय नहीं। और जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, मैं तो अभी 14 अप्रैल के बाबा साहब के जयंती के अवसर पर बहुत जगह पर गया। मैंने उनको एक ही बात पूछी कि जो कांग्रेस के लोग संविधान बदलने की बात करते हैं उनके घर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर भी है क्या? और तस्वीर नहीं है। दूसरी बात, संविधान का कभी उन्होंने एक हाथ पन्ना भी पलटा है क्या? जब ये बात नहीं है तो जबरदस्ती में अभी कुछ उनके पास मुद्दे बचे नहीं है, तो कैसा भी एक माहौल खराब करो, ऐसा उनका वातावरण है। और दूसरी बात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन भर कांग्रेस ने विरोध किया है। अगर आप 60 साल कांग्रेस सरकार में रही तब बाबा साहब को उन्होंने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? ये पहला प्रश्न। दूसरी बात कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका घर लंदन में जो था वो भारतीय जनता पार्टी के रामदास आठवले जी और राजकुमार बोडे साहब, एक देश के सामाजिक न्याय मंत्री, एक राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री, इन्होंने खरीदी। हिंदू मिल की खरबों रुपए की जमीन बाबा साहब की स्टैच्यू के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दी गई। तो फिर कांग्रेस के लोग बाबा साहब को ज्यादा प्यार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा संविधान को प्यार करते हैं? ये तो आपको दो तरह से दिख ही गया। और दूसरी बात, बाबा साहब को भारत रत्न ये देने का काम गैर कांग्रेस सरकार यूपी सिंह जी की सरकार ने की है, तो विषय ही नहीं है। अब कैसा है, उनके पास मुद्दे बचे नहीं है तो कुछ भी वो लगाते रहते हैं। एक सवाल ऐसा है कि जब बात आती है ईडी सीबीआई की, तो भाजपा की ओर से ऐसा सुना जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में जनता जो कि सवाल करते रहती है कि भाजपा की ओर से पहले ऑफर दिया जाता है कि तुम पक्ष में प्रवेश करो, अन्यथा ईडी की कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। तो क्या ऐसे में राष्ट्रवादी को पहले ऑफर दिया गया था और ऑफर देने के बाद में भाजपा के वो लोग आए थे? राष्ट्रवादी का विषय ये बड़े स्तर का है, और परंतु देश के नेता प्रफुल्ल पटेल जी हमारे जिले से आते हैं। हम सब ने उनके नेतृत्व में काम किया। उनके विषय में ये सब जो बातें हैं जो लोग करते हैं, अभी तकलीफ बढ़ गई सब विरोधियों की। प्रफुल्ल पटेल जी जिस धुआंधार तरीके से प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की अपील कर रहे हैं, तो ये विरोधियों के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। इसलिए वो प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में कुछ भी पुराना बोलते रहते हैं। प्रफुल्ल पटेल जी बहुत बड़ा नाम है, देश के नेता है, और देश के नेता के विषय में जो बड़ा नाम है, तो क्या होता है जब हवा आती है तो पहले बड़े पेड़ भी लगती है, परंतु प्रफुल्ल पटेल जी जमीन में बहुत मजबूत है, विषय कुछ नहीं। फिर ईडी की जो कार्रवाई है वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में क्या केजरीवाल जी के ऊपर हुई? कैसा? ईडी की जो कार्रवाई है
वह कार्रवाई जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनके गलत आगे बात। निशाना गलत ताना बात। रहता है। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी इन्होंने इनसे ज्यादा कृत्य किया था। किसी को लाना है तो उस पर सीबीआई इंक्वायरी उठा देना, ये सब इन्होंने शुरुआत में किया था। और कैसा है, केजरीवाल जी पे घोटाला साबित हो रहा है। अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का विषय हो, न्यायालय का विषय है, और न्यायालय सब चीजें चौकसी करते हैं, उसके बाद कोई निर्णय करते हैं, तो कोई विषय नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी में क्या घोटालेबाज नेता लोग नहीं या भ्रष्टाचारी नेता लोग नहीं, उनके ऊपर क्यों ईडी की कार्रवाई नहीं होती है? तो कांग्रेस के लोगों ने 10 साल में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार में एक हाथ तो भी मंत्री का घोटाला निकाले क्या? जब 1 रुपया घोटाला निकला ही नहीं है तो वो क्या, फिर वो उन्होंने क्या किया? परंतु उनकी सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देखते रहते कितने घोटाले क्या किया, वो निकाले ना। तो अगर 10 साल की सरकार में मोदी जी का एक भी मंत्री किसी घोटाले में फंसा क्या? महाराष्ट्र गवर्नमेंट की 3 सरकार थी, 3 पार्टी में मिलती है, यहाँ पर भी एक मंत्री फंसा क्या? विषय ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम है, मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयत्न, और एकदम साफ सुथरा शासन, सुशासन नया काम करते हैं। जब बात आती है देश को लेकर, तो सिर्फ कांग्रेस ने 70 साल में जो है कि कई योजनाओं का योजना लाकर यहाँ पे देश में बेचा, ऐसी बात होती है। और 10 साल में मोदी जी ने जो कि देश बेच दिया अदानी अंबानी जैसे लोगों को, ऐसी बातें आती है एयरलाइंस हो गया। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे देश के, और उनका भाषण है, उन्होंने बोला था कि मैं दिल्ली से 1 रुपये भेजता हूँ तो जनता को 15 पैसे मिलते हैं। मोदी जी का ऐसा नहीं है। मोदी जी का जो 6000 भेजते किसान सम्मान के, उसका खाते पे आते, जनधन के पैसे खाते में आते, हर योजना के पैसे खाते में आते, तो यह विषय ही नहीं है। और सवाल रहा देश बेचने का, तो देश, मोदी जी देश का गौरव है। अगर आपने देखा होगा तो G20 का जब प्रोग्राम हुआ, एक समय था कि भारत के प्रधानमंत्री को कोई पूछते नहीं थे विदेशों में, परंतु आज भारत के प्रधानमंत्री के आसपास पूरे विश्व के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ऐसे इर्द गिर्द में रहते हैं। तो ये पावर मोदी जी ने दिखाया। और ये जब दिखते हैं ऐसा वातावरण कि अमेरिका राष्ट्रपति ऐसे गले में हाथ डालते, ब्रिटेन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हाथ डालते, तो लगता है कि हमने जिनको वोट दिया वो नेता से में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। और अभी 400 पार तो होना ही तय है, और अभी 400 पार के बाद तो एकदम अच्छे निर्णय आएंगे। अभी ये बताइए, आप बोलते अखंड भारत, अखंड भारत कैसा था? कश्मीर में चुनाव 6 साल में, बाकी देश में चुनाव 5 साल में, यहाँ तिरंगा झंडा, वहाँ का झंडा अलग, वहाँ का संविधान अलग। अखंड भारत कैसा हुआ? कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर अखंड भारत करना है तो हर भारत में एक कायदा और एक नियम रहना चाहिए, और वो काम 370 हटा के वहाँ भी तिरंगा फहरेगा। कश्मीर का आदमी गोंदिया में जमीन खरीद सकता है, परंतु गोंदिया का आदमी कश्मीर में जमीन खरीद नहीं सकता था, परंतु 370 रखने के बाद अब गोंदिया का भी आदमी कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, और वहाँ भी तिरंगा फहरेगा, और वहाँ भी 5 साल चुनाव में ये अखंड भारत की संकल्पना, डॉक्टर बाबा साहब की संकल्पना को अगर किसी ने कारगर किया होगा तो मोदी जी ने किया। जो कि आप जैसे बता रहे हो 370 के बाद, 370 तो कांग्रेस के राज में भी हट सकते थे, वो तो उन्होंने हिम्मत ही नहीं किया। एक्चुअली देश का अगर इतिहास देखते हो आप, तो वल्लभ भाई पटेल जी, ये अगर देश के पहले पीएम होते तो शायद हिंदुस्तान की तस्वीर अलग होती। और 370 जब सरकार कांग्रेस की रही 60 साल तक, प्रधानमंत्री उनके रहे, वहाँ पर उनके विचारों की सरकार रही स्टेट गवर्नमेंट में, उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने करना था, परंतु उनकी हिम्मत नहीं। बस उनको हमेशा कांग्रेस ने एक ही बात करी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल और मुस्लिम, इसका सिर्फ रुपये वोट के लिए किया है। जो मैंने बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने संविधान, उन्होंने भारत को नहीं दिया, तो बाबा साहब को क्यों पसंद कर रहे हैं? बाबा साहब जब लड़े भंडारा गोंदिया से, तो नेहरू जी ने सूचना पर उनको यहाँ चुनाव हराया गया। जिस आदमी ने संविधान बनाया, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर अच्छी जिंदगी जी रहे, उस आदमी ने जब चुनाव लड़े तो यहाँ पर हारना पड़ा। मतलब आपका कहना ऐसा रहा कि गांधी परिवार ने कभी आगे नहीं बढ़ने दिया? गांधी परिवार ने कभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल और मुस्लिम, इनका उपयोग सिर्फ वोटों के लिए किया, ऐसा मुझे लगता है। क्या लग रहा है आपको, अयोध्या में 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, और प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर लोकसभा का चुनाव, कहीं ना कहीं जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने लोकसभा के चुनाव को देखते हुए, जो कि जैसे कि कहना आता है विपक्षी दल से कि अधूरा काम हुआ था राम मंदिर का, तो प्राण प्रतिष्ठा करने की देखो, हम सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, हम बहुत जगह तिथियों को बहुत सम्मान करते हैं, और अगर तिथि हमारे अनुकूल नहीं तो हम कोई इसका उद्घाटन नहीं करते। तो वो उस समय की तिथि थी कि उनका उद्घाटन होना था राम जी का, कई सालों के बाद राम जी अपनी जगह पे गए, वो सब कोई विषय नहीं, उनका कोई विषय मुद्दे बचे ही नहीं है। अगर उनके पास मुद्दे हो तो 10 साल में एक हाथ तो भी भ्रष्टाचार दिखाओ मोदी जी का, जब नहीं है तो तुम्हारे पास मुद्दे बचे क्या?
तो वही मुद्दे बच्चे फिर कांग्रेस की ओर से एक निशाना भी ताना जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन बड़ी बड़ी जो कि सुपरस्टार है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े लोग वहां पे आए थे, फिर द्रौपदी जो राष्ट्रपति मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू, उन्हें क्यों आने से रोका गया? वो देश के राजा है, राष्ट्रपति बोले तो देश के प्रमुख शीर्ष स्थान पर स्थापित है। और कैसा होता है कि उसमें बहुत सारे जगह प्रोटोकॉल रहते हैं, तो प्रोटोकॉल में शीर्ष व्यक्तित्व कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये सब प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। अब कैसा है, कोई भी विषय को लेकर कहीं भी छेड़ना अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री जी आते हैं तो उनका देख लीजिए सुरक्षा, अगर राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे तो उनसे कम रहेगा, अगर राज्य का मिनिस्टर जाएगा तो कम रहेगा। यहाँ पर संवैधानिक अंतर्गत कायदे जो बने उसमें बड़े बड़े हस्तियों के जो नियमावली है उस नियमन के अंतर्गत सिस्टम चलता है। अब कोई उनके पास विषय बचा नहीं तो ये नहीं आए वो नहीं आए, मुर्मू जी जाने वाले संसद में राम जी के। फिर मणिपुर का क्या? मणिपुर में एक महिला को अर्धनग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है, वहाँ पे अत्याचार हो रहा था, तो फिर एक आदेश ही जारी था ना सरकार का? नहीं, वो तो आपको मालूम है मणिपुर का विषय उन्होंने कैसा एक वातावरण खराब हुआ देश का, और उसके पीछे कौन कौन शक्ति है वो आपकी जानकारी में है। भारतीय जनता पार्टी क्या राम के नाम पर वोट लेगी? भारतीय जनता पार्टी प्रभु रामचंद्र जी के आशीर्वाद से जो मोदी जी ने भरपूर 10 साल में विकास किया है और सारी योजनाओं गली में घर तक पहुंचाए, उस आधार पर वोट मिलने वाला। लोगों का कहना एक तरफ आता है, ग्रामीण क्षेत्र की जनता के बीच में एक तरफ सवाल किया जाता है कि जो कि पूर्व के सांसद सुनील मेंढे जी ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से फिर से उम्मीदवारी दी गई और ग्रामीण क्षेत्र में जो कि सुनील मेंढे जी के विकासात्मक कार्य नहीं है, ऐसा कहना आता है। मेरा ऐसा मानना है कि मेंढे जी ने जो काम किया वो अभी तक किसी ने काम नहीं किया। मेंढे जी ने जब काम किया, आप जाइए गोंदिया के रेलवे स्टेशन पे देखिए चकाचौंध दिखता है, आप जाइए एयरपोर्ट पे अलग दिखता है। मेडिकल कॉलेज कई जमाने का रुका हुआ था, आज अगर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई है ड्यू टू सुनील मेंढे जी। अगर गोंदिया में कोई अस्पताल में तकलीफ में है तो उसको नागपुर रेफर किया जाता है, परंतु आज मेडिकल कॉलेज बनने के बाद हमारे यहाँ का हर व्यक्ति उसकी आरोग्य विषय यहाँ पर पूरी व्यवस्था होगी। दूसरे बात, जितने आप हाईवे के रास्ते देखते, ये पूरे हाईवे के रास्ते सम्माननीय गडकरी साहब के सामने प्रस्ताव के मंजूर कराए गए और उन्होंने कोरोना काल में वो पहले खासदार है घर न बैठते हुए जो कोरोना के रूम थे उसके अंदर तक जाके वो पेशेंट से मिले, वो पहले खासदार है। और दूसरी बात कैसा है, बहुत सीधे साधे सरल स्वभाव के आदमी है, ओबीसी का नेतृत्व है, हमारे बीच का आदमी है। कभी भी फोन लगाओ तो फोन उठाते, अगर फोन नहीं उठाए तो बाद में रात को कॉल करते क्यों फोन आया। इतना सरल आदमी, तुमको दिल्ली जाने वाला आदमी इतना सरल मिलता है, इससे और बड़ा आदमी क्या होता है। इसके पहले भी खासदार थे ना, बड़े बड़े खासदार थे, अभी फोन करो कई बार फोन स्विच ऑफ रहता है, अगर फोन उठाते भी नहीं कई बार, ये परिस्थिति थी। परंतु सुनील राव से ऐसी स्थिति नहीं। क्या जनता को क्या आह्वान करना चाहोगे? जनता ने मोदी जी के वैयक्तिक लाभ हर आदमी तक पहुँचे हैं और वो विषय अनाज फ्री का हो, किसान सम्मान योजना का हो, आयुष्मान का हो, विश्वकर्मा योजना का हो, जनधन का हो, नई नाना प्रकार की योजना के माध्यम से हर आदमी को लाभ मिला है। और जिसको लाभ मिला है वो निश्चित रूप से मोदी जी की संख्या 400 पार हो और पुनः वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी हर नागरिक की इच्छा है। और आप देखना हर सीट पर जो एक माहौल बना के रखे उसके बगैर ऐतिहासिक जीत होगी। और जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो बताते हैं कि रोजगार क्या ना ये क्या, तो वो भी यहाँ पे नेता है, वो भी संवैधानिक पदों पे बैठे और वो भी 35-35, 40-40 से आमदार है और मिनिस्टर है और सब रहे। उनके मतदार संघ में सुबह उठ के 25 लोग किसी टिफिन लेके फैक्ट्री में जाए, उनके मतदार संघ में ऐसी व्यवस्था नहीं है और ऐसे लोगों को मोदी जी पे आरोप करने का कतई अधिकार नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो आने वाले 19 तारीख के बारे में क्या कहना चाहोगे? 19 तारीख के बारे में ये कहूँगा कि पूरे भंडारा गोंदिया मतदार संघ में सभी जनता जनार्दन से दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने घर से अति शीघ्र निकले और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए सुनील मेंढे जी के कमल के निशान पर सिर मारकर ऐतिहासिक जीत से, वो चुनाव तो बहुत इतिहास से जीतने वाले, परंतु पूरे जनता का उसमें सबका हाथ लगाए और ताकि मोदी जी की शक्ति और बढ़े, यही उनसे सबसे विनती करता हूँ। क्या 400 पार ये दावा कायम है महायुति का? 400 के ऊपर जाएगी जी, हाँ 400 के ऊपर जाएंगी महायुति। तो दर्शकों, हमारे साथ जो कि बालकाम सभापति जिला परिषद के संजय टेमरे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, महंगाई को लेकर, मणिपुर कांड को लेकर और काफी सारी जो विपक्षी दल निशाना तानते रहता है बातों को लेकर और कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, ऐसी बात इन्होंने कही है।
तो दर्शकों क्या सही है क्या गलत है फिलहाल हम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन इन्होंने जो भी बातें बताई है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और सामने इलेक्शन है, 19 तारीख का मतदान है, इन्होंने क्या आह्वान किया आपने देखिए। तो दर्शकों ऐसी खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए, नमस्कार।